फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये कारकीर्द यशस्वी झाली की लोक तुम्हाला प्रेमानं टोपण नावं देतात. बिग बी, किंग खान, भाईजान, चिक्की, बेबो ये नाम काफ़ी होते हैं शख्सियत पहचानने के लिए. असंच एक टोपण नाव अण्णा. अण्णा म्हणजे मोठा भाऊ. फिल्म इंडस्ट्रीतला मोठा भाऊ म्हणून ज्यांना मान सन्मान मिळाला ते सुनील शेट्टी. ॲक्शन हिरो म्हणून पदार्पण केलेल्या सुनील शेट्टींनी आम्हाला हेराफेरीतला साधाभोळा श्याम दाखवला, सैनिकांबद्दल अपार कृतज्ञता निर्माण करणारा भैरव सिंग दाखवला आणि अंजलीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेला देवही दाखवला. मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. सुनील शेट्टी म्हटलं की आजकालच्या तरुण पिढीला फक्त हा एक डायलॉग आठवतो, पण हे व्यक्तिमत्व त्या पलीकडेही खूप मोठं आहे. अभिनेता म्हणून त्यांनी स्वतःची मोहर उमटवलीच आहे, पण मेकअपच्या मागे असलेला माणुसकीचा चेहरा ते कधीच विसरले नाही आहेत. वडिलांचे संस्कार, स्वतःची तत्त्व आणि चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी त्यांचं साम्राज्य उभं केलं आहे. आज या महाकट्ट्याच्या निमित्तानं पडद्यावरच्या, पडद्यामागच्या काही ऐकलेल्या आणि काही न ऐकलेल्या कहाण्या आपण ऐकूया. मैं सुनील शेट्टी से अनुरोध करूंगी की आप मंच पर आ जाइए आणि त्यासोबतच राजीव सरांना विनंती की त्यांनीही व्यासपीठावर यावं. सुनीलजी, आपण हिंदीमध्ये बोलूया, पण त्याआधी आम्हाला अशी सवय नाही आहे की एखादा इतका मोठा ॲक्टर दिलेल्या वेळेमध्ये येतो, त्याच्या आधी येतो आणि कार्यक्रमाला तैयार असतो. ये बहुत ही मतलब आजकल देखने को मिलता नहीं है. क्या हमेशा आपका यही ऐसा ही रहता है कि मतलब जब भी जो है टाइम उससे काफ़ी पहले आप वहाँ हाजिर होते हैं? तसंच राहिलेलं, नाहीतर ॲक्टिंग मी शिकलो नंतर, पण टायमावर येत होतो आणि टाईम मॅनेजमेंटचा स्किल आपे आलं. त्यासाठी मी इतकं वर्ष झालं, 35 वर्ष झालं आणि टिकलेलं आहे. त्यासाठी टिकलेलं आहे, बाकी मला माहीत नाही. पण तुमचा सर्व गेस्टला बघून मी घाबरलो. आता बघा, त्यांचा दिग्गज गेस्टला बोलवलेलं आहे. आम्हाला असं होतं की आम्ही देवाकडे अशी प्रार्थना करतात ना लोक, काहीतरी मंगत म्हणजे असं मांग लेते हैं, तो वैसे हम लोगों का था कि सुनील शेट्टी कभी तो अन्ना इस स्टेज पे आए, तो भगवान ने आखिर सुन ली और आप आ गए. मतलब लेकिन हुआ ये कि अभी तक मेरे को बुलाया ही नहीं गया. इस साल बुलाया गया तो मैं आ गया. तो ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं बुलाया बोल के. लेकिन नहीं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ABB माझा से मैं हमेशा जुड़ा था. क्योंकि हमेशा देखिए, नेटवर्क्स बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम नेटवर्क्स होते हैं जो इंसान के बैकग्राउंड को देखते हुए, इंसान को नज़र में रखते हुए, सिचुएशन को नज़र में रखते हुए न्यूज़ बाहर डाल देते, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि न जुड़ के भी नहीं यार, ये हमारे साथी है. और इसलिए मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, मैं आभा को मेंशन करना चाहूँगा. यू नो, अ ह्यूज लॉस टू ऑल ऑफ अस. जितना शायद आप लोगों को लॉस हुआ, मुझे भी उतना ही लॉस हुआ, एक पर्सनल लॉस जैसा. क्योंकि ABP यानी आभा हमारे लिए, कि विभा मीन्स विभा फॉर मी, बिकॉज देर इज वो एक ऐसी शख्स थी, एक ऐसी इंसान थी जो हमेशा और हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को आगे डालती थी. तो आभा वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए जब सडनली मैं वो सुना, आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ. मुझे ऐसे लगा कि मेरा पर्सनल कोई लॉस हुआ है. तो आई थिंक, यू नो, सही में हमने भी बहुत बड़ा, हमारा भी लॉस हुआ उसमें. अन्ना, मैं भी आपको अन्ना ही कहूँगा, जबकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज मुझसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन अब मैं आपसे उम्र में बड़ा दिखने लगा हूँ. नहीं, ऐसे कुछ नहीं. अब ऐसा है कि वो क्या दिखने में और फील करने में, जिस दिन आप फील करने लगोगे कि आप अभी भी 21 के हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हो जाएगी, ट्रस्ट में. लेकिन ऐसा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है और पूछनी है, लेकिन आपका जो मतलब इसका राज क्या है? मतलब आज आप 65 आप बताते हैं, इसलिए हम मानते हैं. जी. आप कहीं से भी लगते नहीं.
20-25 साल पहले आप जैसे थे, थोड़ी उससे उम्र एक 2-4 साल बड़ी होगी, ऐसा ही आपका आज का भी रूप है। जी। तो क्या है ऐसा, क्या जादू है कि ये आपको आप कर देखिए, पाए? जादू कुछ नहीं है। हुआ ऐसे कि बचपन में ही कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा था, स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। मार्शल आर्ट्स मैंने बहुत ही छोटे उम्र में शुरू की थी, और वो भी पुरानी स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स, दी ओकिनावा स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो सेंसाई परवेज मिस्त्री ने मुझे सिखाया था। बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसमें लाइफस्टाइल की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देने की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखता था मैं, और मार्शल आर्ट्स मुझे ये सिखाती थी कि ये दिखाने नहीं कि मैं किससे कितना ताकतवर हूँ, लेकिन अपने आप पे काबू पाने के लिए। आई थिंक उस एडवांटेज के वजह से मैं हेल्थ ट्रिप पे चला गया, जहाँ मैं सिंपल ईटिंग हैबिट्स के बारे में मुझे जानकारी मिली। मुझे पता चला तभी कि 7-8 घंटों के लिए सोने से कितना फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करने से, मैं डिसिप्लिन की बात करता ही करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी अपने ज़िंदगी में अगर हम कहें और करें, अगर कंसिस्टेंटली कहे, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डीएनए। यू नो, डीएनए की बात करें तो डीएनए वो है जो आपको, वो एक लोडेड रिवॉल्वर है। ट्रिगर दबाना आपके, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के आपके रिलेशनशिप्स है, जिस तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द है, वो उस पर डिपेंड होता है। तो आई थिंक फॉर मी माई फिटनेस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं बोरिंगली कंसिस्टेंट हूँ। 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे जिम जाता हूँ, 7:30 तक जिम करता हूँ। अब उम्र हो गई, मुझे पता है, तो मैं किसी के साथ कम्पीट नहीं, मैं 21 साल के किसी बॉडी बिल्डर से कम्पीट नहीं करना चाहता। मैं कम्पीट करता हूँ अपने आप से। तो मुझे पता है कि 60 की एज के बाद होता क्या है। मसल 45 के बाद मसल डिप्लीशन चालू हो जाता है। तो प्रोटीन का इंटेक हो या वेट ट्रेनिंग करना कितना ज़रूरी है, उसकी मुझे समझ है। तो अब मुझे डर ये है कि क्या मैं अपने फीट को ड्रैग करूँगा, तो मेरी फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं जहाँ मैं मेरे पाँव को उठाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज को सिंपल किया, आदमी झुक जाता है, तो कैसे अपने पॉस्चर को सुधार कर सकता हूँ। आप माँ बाप को भी देखेंगे, पेरेंट्स को, तो थोड़े टाइम के बाद बैलेंस ऑफ हो जाता है। हम उन्हें हाथ देते, हमें वो देते। उल्टा अगर उन्हें बैलेंस सिखाए और कोर स्ट्रेंथ सिखाए, सिंपल चीज़ें सिखाए, वो बैलेंस वापस आ जाती है। तो आई थिंक अपनी खामियों को मैं जानता हूँ, यू नो, और आई थिंक दैट्स द बेनिफिट। और कंसिस्टेंसी, बोरिंगली कंसिस्टेंट हूँ मैं। तो आज भी आप 5:30 बजे उठते हो, जिम जाते हो, आप खाने में क्या, कैसे, क्या उसका क्या है ये? देखिए, मेरा क्वांटिफाइंग ऑफ फूड होता है, मेरी कैलोरी इंटेक जो बहुत सिंपल है। देखिए, कैलोरी इंटेक आपको लगेगा, लेकिन अगर मैं कैलोरी इंटेक मेरे 1600 से 2000 है, मैं ऊपर नीचे करता रहता हूँ। मेरे लिए जनरली था ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ पॉपर। जैसे उम्र बढ़ती गई, अब मैं फर्स्ट मेरी मील होगी तो शायद 1 बजे दोपहर को, लास्ट मील थी 6 बजे कल शाम को। तो मैं फास्टिंग में बिलीव करता हूँ आज की तारीख में, बिकॉज इट हेल्प्स मी हेल ऑफ अ लॉट। बैड फैट को जलाने में काम आ जाता है और मुझे एक्टिव रखता है। तो लंच होता है मेरा, विच इज़ साउथ इंडियन हूँ तो राइस खाता ही हूँ मैं, ब्राउन राइस खाऊंगा, फिर प्रोटीन लूँगा, वॉट एवर प्रोटीन इज़ अवेलेबल टू मी। मेरे ग्रीन्स और वेजिटेबल्स मैं बहुत खाता हूँ, तो उसको करता हूँ, लेकिन क्वांटिफाई करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी क्वांटिटीज़ क्या है। इनिशियली हम वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर नज़र बताती है कि मुट्ठी भर है तो यू आर फाइन। फिर मैं डिनर ले लेता हूँ 6, 6:30 बजे, और घर का खाना, कोई स्पेशल खाना नहीं है। हेल्थ के मामले में खाना कुछ स्पेशल नहीं होता। शुगर कितनी जाती है, सॉल्ट कितना जाता है, तेल कितना जाता है, ये तीनों चीज़ को अगर आप कंट्रोल करोगे, आपको किसी डाइटिशियन या किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहाँ पार्टियाँ, मतलब वो उसका एक अहम हिस्सा है, तो आप पार्टी फिरटी कुछ उसमें पार्टी से देखिए, आज भी मैं पॉलिटिकल पार्टी से दूर हूँ और फिल्मी पार्टियों से भी दूर हूँ, और हमेशा रहा हूँ। पॉलिटिकल आइडल्स हैं मेरे, जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, इंडिविजुअल्स को मैं बिलीव करता हूँ। पार्टी को लेके मैं कभी भी सहमत नहीं रहता। वैसे ही फिल्मों में भी मैंने तभी डिसाइड किया था
कि आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, माँ बाप बहुत सिंपल, माना और मेरी शादी हुई 9 years आफ्टर यू नो अ रिलेशनशिप। तो मैं बहुत ही क्लियर था कि शादी के फिल्में करूँगा तो पहले शादी करूँगा, उसके बाद फिल्में करूँगा, और अगर फिल्में करूँगा तो कितने बजे घर जाना है मुझे पता है। इट्स अ वेरी थिन लाइन, यू नो, ईदर वे। तो मैं वो थिन लाइन के, मैं बॉर्डर के अंदर ही, मैं नो मैन्स लैंड की तरफ भी नहीं जाता। ऐसे ही पाकिस्तान से चिढ़े मुझे, तो मैं नो मैन्स लैंड में भी नहीं जाता, मैं बॉर्डर पे ही रह जाता हूँ। सो दैट्स द वे आई हैव ऑलवेज बीन। हमने ना क्रिकेट में सचिन और विनोद कांबली, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऐसे हमने देखे हैं कि जो बहुत ही बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए और एक ऊंचाई पे गए। लेकिन शायद दुनिया का ये इकलौता उदाहरण हो कि जहाँ पे आप और जैकी श्रॉफ बचपन से, मतलब बचपन में एक साथ बड़े हुए, और ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ की अनसर्टेनिटी, मतलब उसकी कोई तोड़ नहीं है, तो वहाँ भी साथ साथ बहुत बड़े हुए। तो ये जो जर्नी आपकी एक दोनों के साथ वाली जो है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और उसके साथ आपने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताया, तो उनके बारे में भी कि पेडर रोड का एक लड़का, और उससे भी पहला आपके पापा जो मुंबई में आए और जहाँ से एक तरह से आपके फैमिली की शुरुआत हुई, उसके बारे में भी। ये देखिए, पिताजी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9 साल की उम्र में मुंबई आए, क्लीनर बॉय की हैसियत से काम किए, फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट में रैंक बढ़ता गया और वो मैनेजर, और फाइनली उसी रेस्टोरेंट को ख़रीदा भी उन्होंने। तो हम लोग पहले रहते थे लैमिंगटन रोड में, एक छोटे से खोली में रहते थे। लेकिन यू नो, एक खोली से मैं आ जाऊंगा उस पर, लेकिन खोली से लेके पिताजी को महसूस हुआ कि अब थोड़ी इनकम मेरे पास है, तो मुझे एक बेटर एरिया में जाके एक बेटर लाइफस्टाइल मेरे बेटे को देना ज़रूरी है, बच्चों को देना ज़रूरी है, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, उनके मीन्स में नहीं था, फिर भी उन्होंने नेपियन सी रोड में घर लिया, हमें एक प्राइवेट स्कूल में डाला ताकि हमारी लाइफस्टाइल सुधरे और एजुकेशन की तरफ जाए, और वैसे ही हुआ। वहाँ ऑफ कोर्स दादा मुझसे शायद 3 या 4 साल बड़े होंगे, और जब हम बड़े होते हैं तो हम 12-13 साल के थे, तो दादा 17 साल के थे। तो मेरे लिए मेरे हीरो थे तभी भी, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन यू विल एवर सी। और वो आज तक मेरे लिए दादा वैसे ही है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो और दिल से अप्रिशिएट करते हो, तो वैसा ही वो रिलेशनशिप रहता है, वैसा ही वो प्यार रहता है, वैसा ही वो रिस्पेक्ट रहता है, और वैसा ही हमारे साथ हुआ। दादा फिल्मों में गए तो हम भी शूटिंग के लिए जाते थे दादा को देखने, तभी फर्स्ट टाइम मैं शायद शूटिंग देख रहा था, और दादा हमेशा कहते थे तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तू मार्शल आर्ट्स करता है, फिल्मों में आना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ यार, फिल्मों में भी मौका मिले तो मैं करूँगा, और वो वैसा ही हुआ। आज हमारी रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो। मेरे लिए मेरे बड़े भाई भी है वो, और मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ। और व्हेन यू अप्रिशिएट एनीबडी, जैसे आज की कहानी, मैं आज की पेपर पढ़ रहा था तो मेरे बच्चों को यही कह रहा था कि आप देखिए, स्मृति इज़ गोइंग थ्रू द टफेस्ट फेज ऑफ अ लाइफ। जेरेमी का आज एक इंटरव्यू था कि मैं क्रिकेट खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और शादी के लिए आई थी कुछ दिनों के लिए, और वापस जाके मुझे खेलना था लीग में। लेकिन यहाँ स्मृति को देख के मेरा मन किया कि मैं नहीं जाऊँगी, एंड शी इज़ डिसाइडेड टू स्टे बैक विथ स्मृति। अब इसे बोलते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं बोलते, इसे बोलते हैं भाईचारा, भाईचारा, टीम एफर्ट। अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो ये इस बिलीफ के वजह से, फॉर बैकिंग ईच अदर। तो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत कम मिलते हैं, और जब वैसे रिलेशनशिप मिलते हैं तो उसे पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, यू नो। और आई थिंक वो एक परिवार और एक ख़ास दोस्त ही वो प्यार दे सकता है। नहीं, अभी आपने कहा कि मतलब जैकी दादा को फिल्मों में देख के आपने भी डिसाइड किया कि मैं भी जाऊंगा। ऐसा हुआ कि आप पहले से ये सोचते थे कि मुझे इस लाइन में जाना है, और जब
शेट्टी मतलब हिंदी फिल्मों में शेट्टी मतलब वो फाइट Absolute, मास्टर आते fight थे। master. तो बीइंग अ शेट्टी आपको इस इंडस्ट्री में तो मतलब अंदर क्या डर था या अंदर से क्या मतलब उस वक्त लगता था जाऊं ना जाऊं, क्या एक्सेप्टेंस नहीं, होगा? यू नो इट इज़ वेरी फनी, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं फिल्मों में जाऊंगा, ना ही कभी दादा ने सोचा था फिल्मों में जाऊंगा। उनके ऐड के वजह से उनको एक मौका मिला, उन्होंने एक छोटी सी रोल की थी, स्वामी दादा, जो हेंचमैन का भी हेंचमैन है, वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई। मुझे मार्शल आर्ट्स के वजह से राजीव राय ने ऑफ़र किया। मैंने जब पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे ऑफ़र है, ही सेड वन लाइफ टू लिव, गिव इट अ शॉट, लेकिन रेस्टोरेंट भूल जा, बिजनेस भूल जा, क्योंकि जहाँ भी तू जा रहा है 100% नहीं देगा तो वो बिजनेस तुझे वैसा प्यार नहीं देगा। क्योंकि उनका हमेशा का कहना था कि लव योर वर्क लाइक योर ओन चाइल्ड एंड इट विल रिस्पॉन्ड टू यू। अपने बच्चों से भी आप प्यार नहीं करोगे तो बच्चे भी प्यार करना छोड़ देते हैं। फॉर ग्रांटेड कोई रिलेशनशिप को आप नहीं ले सकते। वैसा ही रिलेशन था मेरा। डर नहीं था, ये सोच थी कि यार कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मार्शल आर्ट है, एक्स फैक्टर है। पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई और मुझे लिखा गया कि इसको एक्टिंग नहीं आती है, इसे तो वापस उड़पी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, तब डर लगा। ऑफ कोर्स हर एक की तरह पीछे रोता भी था, डरा हुआ भी था। फिल्म सक्सेसफुल थी, फिल्में थी मेरे पास, लेकिन ये था कि काम नहीं आता, क्या करूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, तू तो पढ़ा लिखा है नहीं इस फील्ड में। वाई डिड यू बिलीव दैट एक्टिंग कोई भी कर सकता? नहीं, उसके लिए भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। एक्टिंग सीखना, डिक्शन सीखना, थ्रो ऑफ वॉइस सीखना, इमोशन सीखना। तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे, क्योंकि फिल्मों में मुझे मौका मिला, मैं सीखता गया। और मैं बहुत ही क्लियर था, आज भी बहुत ही क्लियर हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है उसकी खूबियों में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तब सनी थे, जैकी दादा, अनिल कपूर, गोविंदा, संजय दत्त, सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ थी। तो मैं वहाँ से सीखता गया, और वो मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं, यू नो, जहाँ से मैं सीखा। उनकी फिल्में देख के, हाँ यार कॉमेडी टाइमिंग, चीची भैया की कॉमेडी टाइमिंग देखो यार, क्या मैं वैसे कर सकता हूँ, क्या अपने तरीके से कर सकता हूँ। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज सीन पॉजिटिविटी इन पीपल। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं वैसे फैमिली से आता हूँ, मॉम एंड डैड वैसे ही थे, यू नो, हमारा घर हमेशा एक ओपन घर था लोगों के लिए। हमेशा 10-12 लोग गांव से इधर से उधर कोई ना कोई रहते। तो मम्मी और डैडी का दिल बहुत बड़ा था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ से सीख के मेरी भी आदतें वैसी हो गई। लेकिन अभी आपने कहा कि आपके रिलेशनशिप 9 साल था, आपने डिसाइड किया था कि फिल्म के बाद शादी करूंगा, क्यों? फिल्म करने से पहले शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं देनी थी मुझे। हमेशा आप देखिए, एक सेलिब्रिटी के परिवार में उसके जो पार्टनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। हम भले ना कहें, लेकिन इफ़ यू सी इट फ्रॉम मानस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो इनसिक्योरिटी होगी। बाहर रहते हैं, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, इतने अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, फॉर रोमांस, फॉर एवरीथिंग, सो इनसिक्योरिटी होती है। तो फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं वही सिक्योरिटी दे सकता था तभी, यू नो। मुझसे बहुत लोगों ने कहा नहीं, वाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट होता है बॉक्स ऑफिस पे। बॉक्स ऑफिस पे आज भी हम 30 साल बाद भी यही समझ में आया हुआ है कि कंटेंट है तो बॉक्स ऑफिस है, वरना शादीशुदा हो या कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक वो अश्योरेंस देने के लिए मैंने डिसाइड की थी कि मैं शादी करूँगा। और बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही थिन लाइन है। तो मुझे पता है कि फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फन मे बी, और crazier life, there's too much that you have to lose. It's not worth it. Pros and cons, अगर हम जिंदगी में अपने pros and cons को समझ लेते, I think we can take the right decision. नहीं, ये फील्ड बहुत अनसर्टन, जहाँ पे आप लैंड हो गए, बहुत अनसर्टन है। यहाँ पे हर किसी को लगता है कि फिल्म कैसे बनानी है मुझे पता है, एक्टिंग क्या है मुझे पता है, जबकि मुझे उसमें उसका भी पता नहीं होता। लेकिन लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि उससे फ्रस्ट्रेशन आया होगा। तो आपके ज़िंदगी में
इस तरह का मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग या जिससे दिल बहुत ही दुखी हो गया है, ऐसा फेज, ऐसा दौर कौन सा था? सो आई थिंक 2010-12 के बाद, क्योंकि फिल्में मेरी नहीं चल रही थी, गलतियां मैंने बहुत की थी, फिल्में जो आ रहे थे वो ऐसी फिल्में भी नहीं थी जो मुझे करना भी चाहिए था। फिल्में अच्छी आती थी तो रोल नेगेटिव रोल्स ही आते थे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था ही कि यार आई हैव ऑल मेड ऑल द राइट मूव्स, गलती क्या हुई मुझसे? प्यार बहुत है, जैसे कि आपने कहा, इनिशियली भी कहा, अन्ना प्यार बहुत है, लेकिन टिकट सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता। वो टिकट सेल्स में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको डिसअपॉइंट किया है, मेरे ऑडियंस को। मेरी गलत चॉइस ऑफ फिल्म्स थी, शायद मैंने फोकस नहीं किया था, तो मैं धीरे धीरे फिल्मों से दूर भागता रहा। फिर पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई और तब मैंने डिसाइड कर दिया कि यार मुझे काम करना ही नहीं है। और जिस दिन मैंने वो ठान लिया, कहीं ना कहीं मैं सिक्योर बना। फिर जैसे जैसे पिताजी के साथ वक्त गुजरा, मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, यार इससे अच्छा पीरियड हो ही नहीं सकता। और आई थिंक उस वजह से मुझे अंदरूनी एक ऐसी सिक्योरिटी आई दैट इज़ अनबिलीवेबल कि लाइफ में यही तो सब कुछ है यार, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। पिताजी खुश है, पैरालाइज थे, कम्युनिकेट करते थे लेकिन नॉट थ्रू वॉइस, थ्रू जेस्चर्स। आई थिंक वो जेस्चर्स मुझे समझने, मैं समझ गया, वो टच फील को समझने लगा और तब मैं सिक्योर हुआ। जिस रात को वो गुजरे, अगले दिन सुबह मुझे एक हेल्थ का सबसे बड़ा वेलनेस शो मिल गया। तो मेरा यही सोचना था कि अब वो चाहते कि तू दोबारा काम कर, और उसके बाद मैं अपने टर्म्स कंडीशंस पे काम करने लगा। सुनील शेट्टी में एक्टिंग के अलावा क्या क्या है, उन खूबियों को मैं बाहर लेके आने लगा। एंड आई रियलाइज दैट आई हैव एवरीथिंग इन मी यार, जहाँ मैं अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे, अपने नाम से, नॉट यूजिंग द एक्टर पार्ट ऑफ इट, खड़ा रह सकता हूँ। आई थिंक वो बदलाव मेरे में आया एंड आई थिंक दैट वॉज माई लोएस्ट फेज। लेकिन कहते हैं ना कि एक लो में भी एक हाई होता है, लेकिन आपको अपने आप में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मानना ज़रूरी है कि लोग जो मेरे बारे में कहते हैं वो सुनूं क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं खुद के बारे में नहीं जाना हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में इतना था, और 50 साल के बाद या 55 ईयर्स के बाद मैं रियलाइज़ करूँगा व्हाट माई वर्थ इज़, फिर दूसरे कौन होते बोलने वाले? तो आई थिंक दैट इज़ दैट चेंज इन माई लाइफ। लेकिन जब भी ऐसा डाउन फील होता है तो आप क्या करते हैं? अपनों को ढूंढता हूँ, झुकता हूँ, रोता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, समझता हूँ, फैमिली दोस्तों की तरह भागता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द साइन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। मैं स्ट्रांग हूँ ये सोचोगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन मैं इंसान हूँ बोल के हम अगर समझेंगे एंड ऑनेस्टली जो बोलना है। देखिए, मैं भी कभी कभार पोस्ट करता हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन जो है मैं कर देता हूँ। ट्रोलिंग मुझे बहुत कम होता है क्योंकि सच्चाई है। मैं जब बोलता हूँ मैं फेल्ड एक्टर हूँ, ऑडियंस मेरे पैसे दे के थिएटर में नहीं आते, तो दूसरा कौन होता है बोलने वाला? वो उसके बारे में सोचे ना, मेरी बारे में क्यों सोचे? यू नो, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक दिस चेंज ऑल्सो केम अबाउट मी। मेरे मदर इन लॉ के वजह से उन्होंने एक NGO शुरू किया था, मैं उनके साथ जुड़ा। मुझे तब लगा कि यार लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट इन बीइंग फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग बिहाइंड ग्रेट कॉजेज। और वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देने लग गया, यू नो। और दया आप करते हो तो अभी आपको याद भी रखा जाता है। दया और याद, आप देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं कि उनकी मीनिंग बहुत खूबसूरत मीनिंग्स होती है, यू नो। सो आई थिंक थिंग्स दैट आई रियलाइज, वन लाइफ टू लिव, गिव इट योर बेस्ट। उसके अलावा यू नो, फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लिविंग, बट व्हाट यू गिव यू मेक अ लाइफ। उसमें सेटिस्फैक्शन जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। अण्णा, आप पक्के मुंबईकर हो. ॲब्सोल्यूट. तो मुंबई कर्मभूमी आहे माझं. मुंबईने मला सर्व दिलेलं आहे. विच माझं जन्मभूमी हे आहे काय, कर्नाटक. कर्नाटक आहे. हो. पण जे मुंबईने मला दिलेलं आहे कोणीच देऊ शकत नाही. नाही, म्हणूनच मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे की लहानपणापासून तुम्ही मुंबईत वाढलेले आहात,
त्यामुळे मराठी भाषेशी संबंध आलाच आहे. आता जेव्हा गेल्या काही वर्षांपासून मराठी भाषेला घेऊन हे राजकारण राजनीति होती है, उसको आप कैसे देखते हैं और आपके लिए मराठी भाषा क्या है? मेरे लिए गलत है ये कि आप किसी को फोर्स करते हो कि आपको मराठी बोलनी है और हाथ उठाते हो. आप हाथ अपने लेवल के लोगों पे उठाओ, गरीबों पे उठा के कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा, क्योंकि मुंबईकर है और इसके पहले भी मैंने कहा है की मुंबईकर आहे, मला मुंबईनी सर्व दिलेलं, लव, फेम, लाइफस्टाइल दैट आई कैन नेवर इमेजिन. मराठी बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहीं भी होते हैं और उस सिटी की या उस देश की भाषा बोलते हैं, जो प्यार और रिस्पेक्ट है वो 10 गुना ज़्यादा होता है. मेरे लिए ये प्यार है क्योंकि मैं मराठी में ही बोलता हूँ. असं बसलो तर मी घाबरतो की काय बोलू काय नाही, गडबड नाही व्हायला पाहिजे म्हणून. पण माझा स्टाफ बरोबर मी मराठीच बोलतो, सर्वांबरोबर मराठीच बोलतो. रेस्टॉरंटमध्ये मोठं झालं, तिकडे सर्व महाराष्ट्रीयन आणि साऊथ इंडियन मुळेच होते आणि त्यासाठी तेव्हा सक्सेसफुल पण होते आम्ही. लेकिन फोर्स आप किसी को नहीं कर सकते. आप फोर्स करके अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते. अगर मैं चाहूँ फोर्स करके कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहे और वो कुछ और बनना चाहेगा, तो आप कैसे कर सकते. मेरा मानना है कि आपको प्यार वो चाहिए लोगों का, और अगर प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए तो भाषा सीखिए. मैं हर एक से यही बोलता हूँ कि नोबडी कैन फोर्स मी टू स्पीक. मुझे नहीं बात करना, मैं नहीं बात करूँगा. मुझे 10 लाफा कोई मार देवे, मैं नहीं बात करूँगा. लेकिन बिना लाफा मारे आप प्यार से बोलोगे, मैं हर वो बात मराठी में ही बोलूँगा और दूसरी किसी भाषा को एनकरेज भी नहीं करूँगा. पण मग त्याला सोबत जोडूनच प्रश्न आहे की मराठी सिनेमाबद्दल तुम्ही फॉलो करता का? हां. मराठी चित्रपट, आणि त्याच्याबद्दल तुमचं मत काय आहे? तुम्ही काही इतक्यात पाहिले आहेत का? बघा, मराठी, बेंगॉली आणि मल्याळम नाटकं राहू द्या, सिनेमा राहू द्या, नंबर 1च आहे. ऑडियन्स आता जरा मोठं झालं आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सबसिडीजच नाही, थिएटर्स, ऑडियन्सला जरा हे दिलं, एन्करेजमेंट दिलं तर गेम चेंजिंग आहे. जसं कर्नाटकमध्ये कन्नड फिल्म काय होतं, 2-4 वर्ष पहिले काहीच नव्हतं, पण आत्ता नंबर 1 इंडस्ट्री झालेलं आहे. कांताराचं स्टोरी काय आहे, आमच्या गावाचा स्टोरी, इतकं लहान स्टोरी आहे, पण आपलं कल्चर, आपल्या रूट्स, आपल्या हिस्ट्रीबद्दल आहे. त्यासाठी ते सक्सेस भेटते. आता एक्सायटेड आहे मी. रितेशजी, शिवाजी येतात. आय एम एक्सायटेड टू सी. मला ते स्केलवर बघायचं आहे, ते ॲक्टर्सबरोबर फिल्म बघायचं आहे. मला पहिलेच माहीत आहे की 200, 300, 400 करोड ते फिल्म बनवणारच. You know, so I think that is important. अन्ना, 2 प्रश्न, मेरे 2 सवाल हैं आपसे. सबसे पहले मुझे पता चला कि आप अपने घर पे सबसे बेस्ट सिंगर हैं और रोज़ सुबह आपको रियाज़ करना पड़ता है, तो रियाज़ किसके साथ करते हैं और कैसे करते हैं? रियाज़ मैं अपने पोती के साथ करता हूँ और खुश हूँ कि उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ. मेरे को देखते ही चालू करती है. लेकिन आई थिंक द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, यू नो, आप लाइफ के फेजेस को देखे हुए, जब आप कॉलेज में रहते हो तो आपको लगता है टीन ईयर्स आर बेस्ट. स्कूल में रहते हो तो स्कूल से निकलते ही आपको कॉलेज में मज़ा आता है, फिर आपको लगता है मैं स्कूल में होता तो अच्छा था. फिर बिजनेस चालू करते तो लगता है ये क्या यार, टैक्सेस, ये वो, हाईज लो, स्कूल में बेटर था. तो आई थिंक एवरी फेज इज़ सो ब्यूटिफुल. नज़रिया चाहिए सही देखने का, और मेरा नज़रिया आज के तारीख में ये है कि द ग्रैंड पेरेंट फेज इज़ द बेस्ट फेज इन लाइफ, यू नो, एब्सोल्यूट हेवनली. मेरा दूसरा सवाल है, आपको भी दिख रहा होगा मैं बॉडी बना रहा हूँ जी. पर बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होता. आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है और आप शायद कैसे कंट्रोल रखते हैं? 13 या 14. मैं बॉडी फैट परसेंटेज पे ध्यान देता ही नहीं हूँ. मैं ये स्टैट्स में बिलीव करता ही नहीं हूँ. मैं बिलीव करता हूँ पीरियोडिकली मैं अपने रिपोर्ट्स करता हूँ, क्या मैं फिट हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मेरी मोबिलिटी डेडली है, वो सोचता हूँ मैं. आप 12% फैट वाले या 11% फैट वाले को मेरे सामने लिखाए और कभी स्पारिंग कराओ, वो भूल जाएगा, उसको लगेगा कि फ़ैट की ज़रूरत है यार. यू नो, सो एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड. हार्ट कंडीशन आप देख लीजिए, आपकी सिस्टम की कंडीशन देख लीजिए, इट्स इम्पॉर्टेंट. न्यूट्रिशन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन डाइट.
कंसिस्टेंसी इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन डिसिप्लिन. बोरिंगली भी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, इट वर्क्स. सो ये जो है अभी वूप वूप कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कड़ा और घड़ी है, टाइम बता देता है. मेरे को स्लीप पैटर्न ये कुछ ज़रूरत है ही नहीं. मैं सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ. मुझे इतनी घंटे की नींद चाहिए, उतना मुझे इतनी खानी चाहिए, इतना मेरा इंटेक ऑफ फ्लूइड्स होना चाहिए, मेंटली मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्पोर्ट से हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए. दैट इज़ माय बेस. आई एम ओल्ड स्कूल बिजनेस अँड ओल्ड स्कूल फिटनेस. सुनीलजी, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जनरली असं विचारलं जातं की तुम्ही तुमच्या आईवडिलांकडनं काय शिकलात, पण तुम्ही तुमच्या मुलांचा उल्लेख केलात आणि अर्थात तुमचे जावई KL राहुल. जी. सो तुम्ही तुमच्या मुलांकडनं काय शिकलात असं विचारायचं आहे. सी द बेस्ट पार्ट, बच्चों की बेस्ट पार्ट है कि हम घर में करियर्स डिस्कस नहीं करते, हम कैरेक्टर डिस्कस करते हैं. मैं ये डिस्कस करता हूँ कि यार राहुल कैसे तू इतना काम अपने आप को मेंटेन करता, कैसे गुस्सा नहीं आता. वहाँ से सीखता हूँ. वो मुझसे पूछता है कि डैड 35 साल 40 साल एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ लोग कहते हैं कि यार लोग अलग है, बट यू आर मोर नॉर्मल देन नॉर्मल. वो मुझसे वो सीखता है. आई थिंक अहान हम दोनों को देख के यही सीख रहा है कि यार दोनों पीक पे हैं अपने करियर के और अपने इंडस्ट्री में, फिर भी इतने हम्बल कैसे हैं. तो आई थिंक बच्चे जो है वो देख के सीखते हैं, सुन के कभी नहीं सीखते. मैं माँ बाप को देख के सीखा हूँ कि पापा सुबह उठ के 4-5 बजे भी मार्केट जाते थे मार्केटिंग करने के लिए. इसीलिए नहीं क्योंकि उनको पैसे बचाना है, इसीलिए क्योंकि उनको अपने कस्टमर को एक बेटर मील देना है, बेटर क्वालिटी देना है. वैसे ही मुझसे हमेशा कहते थे कि बेटा तेरी ऑडियंस यही है, अगर अपने बार में कोई अपने को गाली भी दे चुपचाप सुन ले, क्योंकि तू उससे लड़ेगा तो कस्टमर तेरा एक कम हो जाएगा. उल्टा उसको दरवाजे के पास छोड़ने जा, उसको गाड़ी में बिठा, चेक कर कि वो घर पहुंचा कि नहीं. अगले दिन सुबह तेरे पास आएगा और 10 और कस्टमर लेके आएगा. तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो हमने सीखी है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने मुझे ये सिखाया है कि टाइम मैनेजमेंट एंड मैन मैनेजमेंट. अगर आपके लोग आपके साथ है तो आपको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है, और अगर आप टाइम पे और दूसरों के टाइम को वैल्यू देते हैं तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. MBA स्कूल ये सिखाती नहीं है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने और हमारे सीनियर्स ने मुझे ये सिखाया हुआ है. अन्ना अन्ना मैं क्राइम बीट कवर करता हूँ तो थोड़ा जी. उससे जुड़ा एक सवाल जी. कि आपने सिनेमा जब से देखा है बहुत बदलाव हुए हैं. AI आ चुका है, डीप फेक आ चुका है, कई चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें कई अच्छे पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम भी हो रहा है. इसे आप किस तरह से देखते हैं, कितना बेनिफिशियल है जनरेशन के लिए, कितना बेनिफिट है और कितना घातक है, लोगों को कितना बचकर रहना चाहिए? आप बॉम्बे हाई कोर्ट भी मूव कर गए थे आपके केस को लेकर. जी, और इसलिए मूव किया हुआ है क्योंकि मैं जो नहीं बाहर डालना चाहता हूँ, आप डीप फेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर मत डालिएगा. डोंट, इट कैन इम्पैक्ट पीपल इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे, बट लाइक एनीथिंग एल्स, लाइक एनीथिंग टू डू विद इनोवेशन, राइट यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ इन योर हैंड. फाइनली आपके हाथ में. ऐसे आज के EV गाड़ियाँ चलती है 200 के माइल के स्पीड पे, लेकिन अगर 200 के स्पीड पे मैं चलाना चाहूँगा तो नुकसान ही होगा. तो आई थिंक AI इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स अ गेम चेंजर, लेकिन एट द सेम टाइम आपके कंट्रोल में. आप जैसे इवन व्हेन सोशल मीडिया स्टार्टेड, इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप चाहोगे कि मैं वैलिडेशंस के लिए रुकूंगा और मैं नोटिफिकेशन के लिए रुकूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है. आप अपना काम कीजिए और हट जाइए और उसको बंद कर दीजिएगा. यू हैव टू यूज़ एनीथिंग सेंसिबिलिटी, और वो अपने हाथ में. तो आई थिंक मिसयूज़ ऑफ एवरीथिंग होता ही है, एंड लाइक आई सेड वंस अगेन, रिस्पॉन्सिबली आप करोगे, रिस्पॉन्सिबल लोग आपके इर्द गिर्द में रहेंगे, आपकी कंपनी सही रहेगी. आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट बून. अण्णा, एक करिअरला घेऊन प्रश्न आहे. जी. तुम्ही डायरेक्टरची रेंज फार चांगली जपलेली आहे. म्हणजे दीपक आनंदपासून सुरुवात करून पुढे गुलजार साहेब, JP दत्ता, प्रियदर्शन, तर हा बॅलन्स कसा काय मेंटेन केला? ॲक्शन फिल्म करत होतो मी पहिले. हां, बलवान. हां, बलवान कंटिन्यूस माझं 2-3 वर्ष फक्त ॲक्शन फिल्म्स होतं. त्याच्यानंतर आई बायकोला मी
ट्रायल बघायचं नंतर घरी जात होतं तर मी विचारत होतं तुम्हाला फिल्म कसं वाटलं, बोले लई छान फिल्म होतं, ॲक्शन जबरदस्त होतं. मग मम्मी त्यांचा राईट हँडला बोलत होतो की एक सॅरेडॉन दे देना ना बेटा. तब मैं समझ गया की हे गडबड आहे काय, हे काय फॅमिली मित्र सर्व बोलतात छान आहे छान आहे छान आहे, आता व्हेरायटी करायला पाहिजेच पाहिजे. त्यासाठी मी गुलजार साहेब सारखं प्रियदर्शन सारखं डिरेक्टर बरोबर काम करायला सुरू केलं आणि व्हेरियस सब्जेक्ट्स ट्राय करायला लागलं. मला फेलियर पण खूपच भेटलं. माणसं आम्हाला ॲक्सेप्टच नाही करत होते. जसा हेराफेरीमध्ये पहिले 2 शोज तर खालीच होतं ना, त्याचा नंतर ते वर्ड ऑफ माउथ ऐकून लोक फिल्म बघायला गेले. बरं, ज्या स्टुडिओमध्ये तुमच्या सिनेमाचे मुहूर्त झाले, शूटिंग झालं, जसं सेट स्टुडिओमध्ये बलवानचा मुहूर्त झाला, मला लक्षात आहे. सेट स्टुडिओ गेला, नटराज स्टुडिओ गेला, फिल्मालय गेला, फिल्मिस्तान जाते. आता नाही तुम्ही कमालिस्तान एक गेला. मला सांगा की राहिलं कुठलं ते? मेहबूब. गेलं तर खूपच गेलं, राहिलंच काय नाही. मेहबूब, स्वाती आणि एसेल. मेहबूब ते काय काय झालेलं आहे, मेहबूबचं त्यांनी ते ट्रस्टमध्ये आहे ना, हां. तर ट्रस्ट त्यासाठी बोलतात ना की ट्रस्ट, डू आय ट्रस्ट माय चिल्ड्रन दॅट दे टेक केअर ऑफ माय ॲसेट्स. तर त्यासाठी आय थिंक ट्रस्ट वर्क्स फ्रॉम अ ट्रस्ट पर्सपेक्टिव. सैड है, पर वी नीड स्टूडियोज़. हमें स्टूडियोज़ की बहुत ज़रूरी है. आई थिंक कहीं ना कहीं जो इस महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से चल रही है, आई थिंक 5 साल के अंदर अगर पेरिफेरी में भी स्टूडियोज़ आ गए तो बहुत बेनिफिट होगा. बिकॉज आई थिंक वी आर द पीक ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवर कमिंग टुगेदर. और ना कोई भी बड़ी चीज़ करते हैं तो एक प्रेशर होता है, प्योर प्रेशर, एंजाइटी होती है. जैसे आप फिल्मों के समय में जब आप पीक पर थे तब फिल्म रिलीज़ हो रही तो एंजाइटी या एक चिंता होती थी कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी. लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो अपनी फिल्म या अपने काम को लेकर चिंता होती है, केएल राहुल के मैच को लेकर और आहान की फिल्मों को लेकर चिंता होती है? नहीं, मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है. आधा पाँव तो कब्र में है, तो वो टेंशन है ही नहीं है मेरे को. आई ऑनेस्टली मीन इट, क्योंकि आज मैं ऐसे फेज़ में हूँ मेरे लाइफ में जहाँ मुझे अच्छा काम करना है, ब्रांड को अलाइव करना है. मेरे लिए मेरी लेगेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी और चीज़ से. डरता हूँ तो सिर्फ राहुल और आहान के लिए. आहान की फिल्म आ रही है, वो मेरे को प्रेशर बहुत ज़्यादा है. राहुल खेल रहा है, वो प्रेशर है, क्योंकि विंडिक्टिव बहुत हो गए लोग. ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेना देना नहीं है उनसे. ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है बहुत ही ख़तरनाक जगह है, और बच्चे वैलिडेट उसी को करते हैं. अगर मैं अपने बच्चों से कहूँ कि लिटरली नहीं, लेकिन आप अगर अपने बच्चों से, कोई भी अपने बच्चों से कहे कि यू आर लुकिंग डैम गुड, वो मैटर नहीं करता. फोटो अपलोड, लाइक्स, वो मैटर करता है. तो वैलिडेशन और नोटिफिकेशन की दुनिया ने हमें बहुत ही गिरा दिया है. तो उस वजह से मैं डरता हूँ. एक गेम में नहीं खेले तो जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो कमेंट करने लग जाते हैं. तो इट्स स्कैरी. यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू गो थ्रू एनीथिंग दैट कहीं ना कहीं उनके बैलेंस को शिफ्ट कर दे. क्योंकि आदमी अपने आप में भरोसा करना छोड़ देता है, दूसरों की सुन के. क्यों आप अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, सो सडनली लगता है कि वाकई सही है क्या. तो हम बहुत जजमेंटल हो चुके हैं. और हम जब किसी को नीचे ढकेलते हैं, उन बच्चों को लगता है कि यार मुझे तो गाड़ी दिया है. हमारी जनरेशन ऐसे थी कि गाड़ दिया, नहीं गाड़ नहीं किया, प्लांट किया हुआ है. कहीं ना कहीं मैं वापस आऊँगा और मेरे रूट्स इतने स्ट्रांग होंगे कि मैं इन बच्चों को मौका ही नहीं देता कोई. सो आई थिंक वो बात है. सर, और एक पहलू है आपके ज़िंदगी का, वो है आपका फार्म हाउस, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो, उसके बारे में आप बहुत खुलकर बात करते हैं. थोड़ा जानना चाहेंगे उस बारे में. आई थिंक ज़रूरी है. मैं आज ही सुबह डिस्कस कर रहा था, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बच्चा आया था, नीलेश बोल के, मेरे पास 16 साल का. और मेरा जो फार्म हाउस था, वो हाउस था, फार्म था ही नहीं, क्योंकि पत्थर था और शायद 2 पेड़ थे. तो मैं ये चाहता था कि इसे ग्रीन कैसे बनाऊं और घर दिखे ही नहीं. तो इस बच्चे ने मुझे, आज ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप लैंडस्केपिस्ट ऑफ द कंट्री है वो, 70-80 5 स्टार होटल्स कर रहा है. उसके साथ मेरी शुरुआत, जर्नी की शुरुआत हुई अबाउट प्लांटेशन.
और वहाँ से हर प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं मम्मी ने, माना ने, थिया मैंने, आहान मैंने लगाया हुआ है. वी हैव मोर देन 400 प्लस ट्रीज, प्लस ऑटोमेटिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, स्प्रिंग भी है वहाँ पर. लैंडस्केप मैंने ऐसे किया. ये मेरी ऑब्सेशन है. कहीं ना कहीं अगर योगा नहीं करूँ तो दैट इज़ माई मेंटल बैलेंस जो मेरे लिए है. घंटों बीत जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता. जैसे कि आज मैं अपने सारे ग्रीन्स जो है मैं घर में ही उगाता हूँ. सैलड्स वाले जो भी हो घर में उगाता हूँ, और कोकोपीट और बेसिक सॉइल से उगाता हूँ. तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है. इसलिए मैं मानता हूँ कि हरियाली का रहना, ग्रीन रहना. आज बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खुशी की ये बात है कि अब तक की more than 200 acres is going to be the green lungs of Mumbai. I think मैं रोड के साथ साथ वो जल्द देखना चाहूँगा. इसके साथ मतलब यंगर जनरेशन को लेके और ख़ास करके फिटनेस को लेके जो अभी के हालात है, आपका क्या उसके बारे में आपका विचार है? देखिए, मिथ्स बहुत है कि ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है. पहली बात तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मैं 500% अगेंस्ट हूँ. 100% भी नहीं. यस, बॉडी अच्छी बनती है, डिटेलिंग सुपर्ब आता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है. आप किसी भी बॉडी बिल्डर को उठाइए और उसकी बॉडी देखिए. आज के मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ. मैं 20s में 25 में बर्न कैपेसिटी टेरिफिक है, वो सब कुछ हो सकता है. शॉर्टकट मत लीजिए. लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म प्लान रखिए, एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल. मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है. आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं, कल ही पढ़ रहा था, आज पढ़ रहा था. 3 हफ्ते से लेके 3 महीने अगर आप इनएक्टिव रहोगे, तो आपकी एजिंग प्रोसेस 30 इयर्स तक बढ़ जाती है. यू कैन स्लो डाउन योर प्रोसेस बाय जस्ट बीइंग एक्टिव. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिम जाइए, बॉडी बनाइए. आप मूवमेंट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट खेलिए, साइकिलिंग कीजिए, वॉक कीजिए, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कीजिए. एनीथिंग दैट हेल्प्स यू विथ योर मूवमेंट बहुत 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 ज़रूरी है. नहीं, लेकिन एक ना ऐसा परसेप्शन है कि मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि 40-50 हो गया तो अब ये एक्सरसाइज और जिम ये अपने लिए नहीं है. मतलब मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे लिए है नहीं है, मैं सिर्फ फिर योगा करूँ, या विचार भी नहीं आता वो. तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे देख लीजिएगा यार, आपको क्या देखने की ज़रूरत. 65 हूँ और किसी को भी कभी भी चैलेंज करता हूँ स्पोर्ट में, ओके, जीतने के लिए नहीं, टफ फाइट देने के लिए, कि आपको लगेगा कि यार ये ओपोनेंट है. और मैं आज सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ. आप अगर 40 के बाद, 45 के बाद अपने आप को नहीं संभालोगे तो इतनी जल्दी डिटीरियरेट करोगे कि आप बिलीव में नहीं कर सकते. देखिए, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं. हम 40 और 40-45 तक अपना सब कुछ दे देते हैं अपनी फैमिली के ग्रोथ के लिए. हम हमारे बारे में नहीं सोचते. माँ बाप, बीवी, बच्चों के बारे में सोचते हैं, एंड वी आर वर्किंग फॉर देम. 45 के बाद अपने लिए, खुद के लिए टाइम लीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी आ रहा है. तो एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, सही प्रोटीन इंटेक करना, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है. आज आप 65 का हूँ, फिट दिखता हूँ, सिर्फ दिखता नहीं हूँ. आप स्किन चेक कर लीजिए, मेरी बॉडी मसल मेमोरी चेक कर लीजिए. आपको लगेगा कि नहीं यार, ये 65 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि झुर्रियाँ हैं, फेस लटकेगा. मैंने ना कोई बोटॉक्स किया है, ना ही शोटॉक्स किया है, कुछ नहीं किया है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग कि मैं फिट लगता हूँ, और लगता भी हूँ और हूँ भी. एंड आई थिंक दैट इज़ ओनली वेट ट्रेनिंग. तो एक्सरसाइज आफ्टर 40-45 करना, एक औरत को खास करके आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, अपने आप को संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो एक मर्द करता है उससे एक औरत 10 गुना ज़्यादा करती है. क्योंकि हमको लगता है वी आर द ब्रेड अर्नर्स, वी बिन द ब्रेड अर्नर्स. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ विमेन आर वर्किंग टुडे, बट वो प्रेगनेंसी के थ्रू जो जाते हैं, द पेन दे गो थ्रू एंड द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उनको भी हमें एज फादर्स, हस्बैंड्स, सन्स, ब्रदर्स, हमें
उन्हें भी encourage करना चाहिए continuously to exercise and बी पॉजिटिव अबाउट themselves, क्योंकि मेंटल फ्रेम चेंज कर देता वो. हैप्पी हॉर्मोन्स, आप 10 मिनट वेट ट्रेनिंग कीजिए, सबको लगता है कि मैं 10 मिनट के वेट ट्रेनिंग से मेरी बॉडी बदल जाएगी, मेरा वेट लॉस होगा. नहीं, 10 मिनट के ट्रेनिंग से भी हैप्पी हॉर्मोन्स, प्रोटीन सिक्रीट होता है, जिस वजह से आप मेंटली बहुत खुश रहते हो. और जब आप खुश हो तो आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स लुकिंग बेटर, यू नो. अन्ना, आप जो कह रहे हैं उसमें से कई बातें हम लोग पढ़ते भी आए हैं, लेकिन शायद हमारे में और आप में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम वड़ा पाव हो, पानी पूरी हो, जो मुंबई का स्ट्रीट फूड है, उसकी क्रेविंग लोग रोक नहीं सकते हैं. और ये आपको नहीं होती है क्या? यू डोंट यू फील इट? नो, बट मैं खाता खुद हूँ. मैं सैटरडे हो, संडे हो, मेरा चीट डे हो तो मैं खाता ही हूँ. पानी पूरी नहीं खाऊँ, वड़ा पाव नहीं खाऊँ, मिसल नहीं खाऊँ, उसल नहीं खाऊँ, को जिंदा ही नहीं रह सकता मैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप क्वांटिफिकेशन ऑफ फूड समझ लीजिए ना, कि मैंने ये खाया तो मेरे को ये गिव अप करना बहुत ज़रूरी है. मैं मीठा रोज़ खाता हूँ, लेकिन अपनी मीठा खुद बनाता हूँ. मैं फ्रूट्स को इस्तेमाल करके उसको आइसक्रीम बना लेता हूँ विदाउट एडिंग एनीथिंग एल्स. लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं चॉकलेट नहीं खा सकता. अगर मुझे मेरा कैलोरी काउंट्स पता है, अगर आप एक बाल्टी पानी में आप पानी डालते रहोगे और एक टम्बलर निकालोगे और एक बाल्टी ऐड करोगे तो पानी तो ओवरफ्लो होगा, वही आपकी फैट है. तो इट्स अ मैथ. 2 and 2 will always be 4, 2 minus 1 will always be 1, added 3 will never stay back to 2, ना, it will add. तो आप वैसा सोचोगे तो बहुत सिंपल है ये. और मुंबई कर अगर ये सब नहीं खाए तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता. यू नो, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मुंबई, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फूड एंड इंडिया. मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का खाना मुझे खाना ही है. मुझे पता है कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो कलकत्ता में हूँ तो बंगाली फिश और मस्टर्ड का हर वो फूड मैं खाऊंगा ही खाऊंगा. मैं अगर कर्नाटक गया तो मुझे मेरी कोरी रोटी और मेरा सब कुछ खाना ही खाना है. आई थिंक इट्स द मैथ, क्वांटिफिकेशन. आपने वेलनेस की बात तो आप करते ही है, लेकिन अभी जो हम आपको सुन रहे हैं तो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी आप में नज़र आता है. जी. आप अच्छाई की बात करते हैं, आप ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो ऐसी कोई स्पिरिचुअल फॉलोइंग है आपकी जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं? जी, जहाँ मैं पैदा हुआ था वो आई थिंक एक बहुत ही पायस लैंड है, सबसे पायस लैंड है, मुल्की मैंगलुरु. और मैंगलुरु में आप देखोगे तो हर 500 मीटर में एक मंदिर दिखाई देगा आपको, या एक चर्च दिखाई देगा, या एक मस्जिद दिखाई देगा तो 500 साल पुराना है. तो वहाँ साल में 3-4 बार मैं जाता हूँ. मैं दैवों को, अपने दैवों को मानता हूँ. आज से नहीं, बचपन से मैं अपने नाग देवता को मानता हूँ. मुझे पता है कि जब हम लैंड की बात करते हैं या घर की बात करते हैं या किसी से बात करते हो कि देव, अपने नाग देवता को हमने संभाला है ना उस जगह ने, वो देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैं अपने रूट्स और कल्चर से जुड़ा हूँ, मैं स्पिरिचुअल लगता हूँ. एंड आई बिलीव इन व्हाट आई डू, क्योंकि पिताजी ने हमेशा कहा है कि यू नो, it is what you do that will be. Karma is not, you remind people of karma not to tell them ki you will be destroyed. You remind karma to people to remind you that you get back what you give. I don't mean evil. Karma का मतलब यही नहीं है कि बुरा ही होता है, you know. तो I think because I come from a very very pious background, और दुर्गा माँ के उस इलाके में ही हमारा घर भी है, हमारे पूजास के टाइम हर वक्त हम जाते ही हैं. तो आई थिंक वो कनेक्शन जो है, वही कनेक्शन आज आहान में, अतिया में, और आई एम श्योर मेरी ग्रैंड डॉटर में भी होगा, क्योंकि हम वापस जाते हैं. यू नो, हम हमारे रूट से जुड़े रहते हैं. इसलिए इंडियंस आप देखिए, बाहर कहीं भी हो, आप साउथ इंडियंस को देखिए तो उनके गांव में, उनके इलाके में वो कुछ ना कुछ करेंगे. आप महाराष्ट्रियंस देखिए, ऑल प्रोफेशनल्स, अपने वहाँ कोंकण में हो या हो, they will always invest back. Likewise with Gujaratis, likewise with a lot of communities. आज पंजाबियों को देखिए आप पंजाब में उनका बेस रहेगा ही रहेगा. I think these things more than spiritual, it for me it's that. अन्ना, मतलब आखिरी 1-2 सवाल.
एक तो बहुत सारे लोगों को मतलब अब जब आपको देखेंगे सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि मुझे भी अब अपने शरीर के बारे में थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन क्या 40-50 के बाद जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिम जाना, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? यही आपके घर में खाना तो बनता ही है। आप किस इलाके से बिलोंग करते हो, उस इलाके की खूबी क्या है वो आप समझ लीजिए। आप एक बार उस इलाके की खूबी समझ लेंगे और उसकी ये क्या है, आप डाइट के साथ शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टार्ट कंट्रोलिंग योर डाइट, क्लीनर डाइट, कि मैं मेजर करके तेल इस्तेमाल करूँगा, मैं मेजर करके सॉल्ट इस्तेमाल करूँगा, मैं मेजर करके शक्कर इस्तेमाल करूँगा, मैं एक ही वक्त पे हर दिन एक ही वक्त पे खाना खाऊँगा। 1 बजे लंच यानी लंच है, 7 बजे डिनर यानी डिनर है। उसके बाद मैं 2-3 घंटे पानी नहीं पीऊँगा, मैं टेलीविज़न 1 घंटे पहले मैं टेलीविज़न देखना बंद कर दूंगा, मैं ये टाइम पे सोऊंगा, ये टाइम पे उठूंगा, थोड़ी बहुत वॉक करूंगा, आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल। मैं जिम नहीं जाऊंगा, मत जाइए आप स्किपिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, उतना तो आप कर ही सकते हो ना। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप खुद बोल रहे हो कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। It is you saying I want to commit suicide, whether you like it or no. क्योंकि डिटीरिएशन इतना फास्ट हो जाता है कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि मेंटली भी आप डिटीरिएटेड हो। फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे पाँव टूट गया, मैं अभी ठीक हो ही नहीं सकता। वैसे है नहीं, द बॉडी हील्स इटसेल्फ एंड यू गॉट टू अलाउ दैट बॉडी दैट। उतना तो दो बॉडी को, जो वो मांग रहा है वो तो दो। क्योंकि वैसे भी 25 से लेके 40 तक हम इतने बिजी रहते हैं करियर बिल्ड करने में, फैमिली को संभालने में, दैट यू हैव टू गिव दैट। एंड वंस अगेन 45 के बाद आपको अपने आप को संभालना है फैमिली के लिए ही, ताकि बच्चे सेटल हो जाए, वाइफ सेटल्ड हो जाए। व्हेन यू मेक योर फाइनल एग्जिट, आप ये देख चुके हैं कि सब खुश है एंड दे विल नॉट रिमेंबर यू फॉर एनीथिंग एल्स। सी, वेलनेस इज फार चीपर देन इलनेस। तो वो जो मोमेंट है आपकी ज़िंदगी का, बर्डन मत बनिए किसी के ऊपर। और 2 चीज़ें हैं, जब इलनेस की बात करते हैं, जो इंसान आय करता है उसको, वो इलनेस से हमेशा जुड़ा रहेगा। वेलनेस में वी है, वी, अस वी, फैमिली जो करता है वो हमेशा वेल ही रहेगा। सो यू नो दीज लिटिल थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, और ये सभी को पता है। आई फील मैं ये एज में इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, वाइफ हो, फैमिली हो, इमीडिएट फैमिली हो, 24 घंटे एक दूसरे के इर्द गिर्द है। मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वेल्थ है मेरे बचपन के दोस्त। 14 या 15 लड़के थे क्लास में, आज भी हम सैटरडेज कोशिश करते कि हम मिले। बातें फालतू करते हैं, गालियाँ देंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, लेकिन वो हमें हमारा बचपना याद दिलाता है एंड कीप्स दैट एनर्जी गोइंग। यू नो, तो बहुत 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 दम है इन पुरानी बातों में। यू नो, इसीलिए कहते हैं ना, ओल्ड स्कूल इज़ बेटर देन स्टार्टअप्स। ये सब यही फ़र्क है सब कुछ। आखिरी सवाल, आपने आपके पापा के बारे में बोला, आपकी माँ ने आपको क्या दिया, उनसे आपने क्या सीखा, उनके कौन से ऐसे गुण थे जो अब आपको लगता है कि वो मुझ में उनसे आ गए? देखिए, 2 बातें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ और बाप में फ़र्क दोनों उतना ही मायने रखते एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, झुकना, कल्चर। मैं हमेशा मानता हूँ कि माँ जो है ना, आप देखिए हमेशा बच्चों को यहाँ पकड़ती है, क्लोज टू द हार्ट। teaches him humility, teaches him respect, teaches him love। जो दिल से जुड़ा है वो हमेशा माँ के थ्रू बच्चों तक पहुँचता है। पिताजी हमेशा आप देखिए कंधे पे रख के बच्चों को लेके जाता है। पिता यही बोलता है कि बेटा जो मैं देख ना सकूँ तू देख ले, उतनी दूर देख, जो गलतियाँ मैंने की है तू मत कर, लेकिन तेरा मुकाम वो है। तो आई थिंक दैट इज़ द फादर एंड दैट इज़ द मदर। वैसे ही माँ ने मुझे वो सिखाया, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, रिलेशनशिप को बढ़ावा देना, समझना एक दूसरे को। पिताजी ने वो सिखाया कि डर मत किसी से, मुकाम तेरा वो है। मैं बेटा यहाँ तक पहुँच सका, इसके आगे तू
वंश को चलाएगा। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें आई थिंक एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है। आप फिटनेस की बात करो तो आप एक फिशरमैन को देखिए, मछुआरे को देखिए, बोट पे रहता अकेला खड़ा अपने नेट को फैलाएगा, 6 पैक ऐब है क्योंकि वो कोर से बैलेंस कर रहा है बोट को, अपने ज़िंदगी को सब। सो द मोर यू रिलेट टू लाइफ लेसन्स, उससे बड़ी लेसन्स कोई नहीं देता, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई चैट जीपीटी भी नहीं देगा आपको। गए कुछ सालों में फैमिली मैन इस शब्द को देखने का हमारा नज़रिया बदल गया है, लेकिन सच्चा फैमिली मैन क्या होता है ये आपने आज हमें बताया। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ों के बलबूते पर इंसान कुछ भी बन सकता है। अगर खुद की पहचान बनानी है तो पहले खुद को पहचानो। ये बात एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, खुद को पहचानो क्योंकि हमारे में सब कुछ है, यू नो, और दैट इज़ द मोस्ट। और एक्सपेक्टेशंस, लोगों से एक्सपेक्ट करना कि तुम जैसे मैं चाहूँगा वैसे बिहेव करोगे, वैसे होता नहीं है। यही चीज़ आज आपने हम सभी को बताई, सिखाई। आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।